नमस्कार, सभी का स्वागत एक और छोटे से वीडियो में। वीडियो को अपने समय और समझ के अनुसार देख लीजिएगा। इस विषय पर वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन समस्या और तकलीफ़ एक यही है कि आपको वीडियो पूरा देखने की आदत नहीं है और इस वीडियो को भी आप स्किप करके देखेंगे या पूरा नहीं देखेंगे। मैं इस बात को भी जानता हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं या नहीं, ये आपको तय करना है। ठीक है, आप चाहे तो मुझसे कमेंट करके सवाल पूछेंगे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन वहाँ जवाब आपको तसल्लीपूर्ण नहीं मिलेगा। तसल्लीपूर्ण जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा। और आज का वीडियो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, BHU जिसे बोलते हैं। और BHU में 16 जुलाई की रात्रि से स्टार्ट हो गया है रेट कैटेगरी के बच्चों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट, जो उन्होंने PhD की प्रवेश परीक्षा के लिए दिया था। उस रिज़ल्ट के आने के बाद 20 जुलाई का समय दिया गया है आपको। आपको जो आंसर की दी गई है उससे यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, उसको क्लेम करने के लिए 20 जुलाई का समय दिया गया है। इस बात को भी आप जानते हैं। अपना रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बात हम रिज़ल्ट की नहीं करेंगे। इस बात को कान में डाल लीजिएगा और दिमाग है तो दिमाग में कहीं उतार लीजिएगा। अब आते हैं अपने वीडियो के मेन कंटेंट पे। मेरिट की बात करूंगा आपसे, कितने नंबर ऑफ परसेंटेज पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, उसकी बात करूंगा। रिसर्च प्रपोजल, राइट अप, सिनॉप्सिस क्या होता है, थोड़ा उसकी बात करूंगा। और किस चीज़ को आपको लेकर जाना है इंटरव्यू में लिए, उसकी बात करूंगा। ठीक, और कितने नंबर ऑफ परसेंटेज पे आप यदि लाते हैं आंसर की में तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसकी भी बात करूंगा। और जो आपको रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए बनाना है, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसकी भी बात करूंगा। इन 4 से 6 मुद्दों की बात इस वीडियो में रहेगी। और यदि आपके पास 4 से 6 मिनट हैं तो देखिएगा, नहीं तो 2.5 मिनट आप दे चुके हैं। वीडियो छोड़ के स्किप करके चले जाइए और वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, दोबारा मत आइएगा। ठीक है, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये जानकारी कोई मैंने क्रिएट नहीं की है, ना ही मैंने उत्पन्न की है, ना ही मैंने पैदा की है, ना ही मैंने इसका इन्वेंशन किया है। ये जानकारी BHU की वेबसाइट और उस पर दिए गए रेट कैटेगरी के प्रोस्पेक्टर के अंदर है। बस समस्या यही है, आप एप्लीकेशन अप्लाई करने वालों की, अप्लाई तो कर देते हैं, उससे पहले वेबसाइट नहीं देखते हैं, एंट्रेंस दे देते हैं, उसके बाद भी प्रोस्पेक्टर नहीं पढ़ते हैं। और जब समस्याएं खड़ी होती हैं तो टीचरों को परेशान करते हैं, प्रोस्पेक्टर को ब्लेम करते हैं और कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर्स को भी परेशान करते हैं, लेकिन सभी आपकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं कंटेंट और वीडियो पे। सबसे पहली बात करेंगे मेरिट की। आपने जो प्रवेश परीक्षा दी वह हुई थी 300 नंबरों की, 300 की, आप सभी जानते हैं। एक सवाल सही होने के दिए जाएंगे आपको 3 अंक, और नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं पता है तो अब ध्यान से सुन लीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी थी 1 नंबर की, उसको भी समझ लीजिए। अब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, मेरिट और कट ऑफ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल चीज़ें हैं। इसको अगर यहाँ गलती कर जाएंगे तो आप चूक जाएंगे इंटरव्यू में, यदि आपका सिलेक्शन हुआ भी है तो, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे यदि मेरिट और कट ऑफ को, तो आप टेक्निकली रूप से इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। ठीक, पहली चीज़ समझिए कि एक सवाल सही होने के 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यदि आपने 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक किए हैं, ठीक है, तो 9 को 90 को 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आएगा 270, यानी कि आपके 100 में से 90 नंबर हैं और 300 में से 270 नंबर हैं। इस बात को ध्यान से कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक, पहली बात क्लियर कट समझ लीजिए, यदि आपके 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक हैं तो आपके 90 नंबर हैं। लेकिन यदि आपने 100 में से 90 क्वेश्चन को अटेंड किया है, लेकिन उन 90 में से यदि आपके 30 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए, 90 में से आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन गलत हो गए, या फिर मान लीजिए 100 में से आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, जब आंसर की आई तब क्या नुकसान फ़ायदा होगा, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि 30 क्वेश्चन गलत है तो आपका जो टोटल स्कोर होगा ना,
जो आपका टोटल स्कोर होगा उसमें से अपने 30 नंबर माइनस कर दीजिएगा, उसमें से 30 नंबर माइनस कर दीजिएगा और माइनस करने के बाद जो आपका स्कोर होगा फाइनली वही माना जाएगा आउट ऑफ 100। इसको और तीसरे तरीके से समझा देता हूँ, सरल सहज भाषा में। आपका क्वेश्चन आए, आपके पेपर में क्वेश्चन आए थे 100, पेपर के नंबर हो गए 100, आपने अटेंड किए 90 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन अटेंड किया, आप सही समझ जाएंगे, ठीक है। 90 में से 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके आउट ऑफ जो नंबर आएंगे 100 में से वह 90 नहीं 60 आएंगे, यानी कि 100 में से आपके आए हैं 60 नंबर। इस बात को समझ लीजिए। और 60 को यदि 300 में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 6×3=18, 180 नंबर आए हैं आपके 300 में से। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। ये है आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, कैसे रहेगी। अब आप सेकंड पोर्शन मेरिट को समझ लीजिए कि कितने नंबर लाने वाले कैंडिडेट को, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, उसको या उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा सेकंड राउंड के लिए। इंटरव्यू से पहले एक सेकंड राउंड भी है, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद और इंटरव्यू से पहले इन दोनों के बीच में एक राउंड है और उसके 2 पार्ट हैं। याद रखिएगा, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद और इंटरव्यू से पहले बीच में एक राउंड है और इसके 2 पार्ट हैं। उसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। यदि आप 35% नंबर लेकर आए हैं प्रवेश परीक्षा में तो आपको इंटरव्यू के लिए मेल कॉल आएगा। इस बात को ध्यान से लिख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। 35% यदि आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नंबर लाए हैं और 35 का मतलब होता है 35, 100 में से 35 का मतलब होगा 35 और 300 में से 35 का मतलब होगा 105। 300 का 35 होगा 105 और 100 का 35 होगा ओनली 35। यदि आपके 100 में से 35 नंबर या फिर 300 में से 105 नंबर आए हैं तभी आप अपने आप को मानकर और ये समझाइएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, इस बात को तय करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है, आपको ले चलते हैं इंटरव्यू से पहले के पड़ाव पे, जिसका नाम है, कुछ लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि SOP, कुछ बोलते हैं राइट अप, कुछ बोलते हैं सिनॉप्सिस, कुछ बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, कुछ बोलते हैं प्रस्तावित शोध प्रबंध की रूपरेखा। 5 प्रकार के नाम हैं, मतलब लगभग सबका अलग अलग है। लेकिन यहाँ BHU में इंटरव्यू से पहले आपसे क्या मांगा जाएगा, आपको क्या लेकर जाना है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। यदि एंट्रेंस क्वालिफाई होते हैं और आपको यदि BHU में बुलाया जाता है ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू देने और लेने के लिए, वैसे आप तो इंटरव्यू देने जाएंगे, लेंगे वहाँ के शिक्षक, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कोविड और लॉकडाउन के कारण किसी भी कैंडिडेट को BHU में नहीं बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए रेड एग्जामिनेटेड कैटेगरी में, तो अब आपको भी शायद नहीं बुलाया जाएगा, तो आपका भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा। इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए और समझ लीजिए। दिमाग में दिमाग है तो उसमें कहीं इसको बैठा लीजिए और अपनी स्मरण शक्ति में बातों को सहेज कर रखिए। आपको 1 से 1.5 पेज का या 2 पेज कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, और लगभग 300 से 500 शब्दों में, फिर से सुन लीजिए, 1 से 1.5 या 2 पेज का और 300 से 500 शब्दों में अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, टाइप करवा के उसको आपको इंटरव्यू से पहले तैयार करना है। और आपको हो सकता है बाय मेल भी अपने डिपार्टमेंट में भेजना पड़े। जो भी गाइडलाइंस आएंगी 22 जुलाई के बाद में वेबसाइट पर या ईमेल पर या आपके लॉगिन पर आपको वहाँ से पता लग जाएंगी, और मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आपको उस पर वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। फिर से चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, चाहे हिंदी के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, ठीक है। 300 से 500 शब्दों में आपको अपना एक रिसर्च प्रपोजल या राइटअप मिनी सिनॉप्सिस तैयार करके रखना है विथ टाइपिंग। हैंड रिटन मान्य नहीं होगा, हैंड रिटन मान्य नहीं होगा, आपको टाइपिंग करना होगा या करवाना होगा, ये आपको तय करना होगा, लेकिन टाइपिंग वाला ही मान्य होगा। और जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा उस कॉपी को MS वर्ड में या PDF में अपने उस डिवाइस में इंस्टॉल करके भी रखिएगा जिससे आप इंटरव्यू देंगे।
आप इंटरव्यू हो सकता है लैपटॉप से दें, हो सकता है डेस्कटॉप से दें, या ये भी हो सकता है एप्पल के आईपैड से दें, या किसी भी आईपैड से दें, या अपने स्मार्टफोन से दें जिसके अंदर इनबिल्ट कैमरा और स्पीकर होता है। ठीक है, तो क्योंकि इंटरव्यू के दौरान हो सकता है वे आपसे कहें इंटरव्यू लेने वाले कि अपने रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट कीजिए, या फिर अपने रिसर्च प्रपोजल को एक पीपीटी के रूप में प्रेजेंट कीजिए, तब आपको समस्याएं ना हो। इसीलिए अपने उस राइटअप प्रपोजल को अपने डिवाइस में भी सेव करके रखिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरिट मैंने आपको बताई, कट ऑफ भी बताई, रिसर्च प्रपोजल भी बताया, और कितने नंबर आपके आते हैं कि आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इस बात को भी मैंने बताया। अब समझ लीजिए रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन सी बातों को आपको लिखना है, शामिल करना है, जो मान्य होगा और आपको आपका रिसर्च प्रपोजल भी कंसिडर होगा, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू दोनों के 50 नंबर हैं। 25 नंबर रिसर्च प्रपोजल लिखने के और 25 नंबर उस रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करने के, और 50 नंबर एंट्रेंस के हो गए 100। आप सोच रहे होंगे पेपर तो आया था 100 नंबर का, और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एंट्रेंस के नंबर क्वालिफाई होंगे 50, 25 का इंटरव्यू, 25 का प्रेजेंटेशन, यानी कि सिनॉप्सिस को जो प्रेजेंट करेंगे। जी हाँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये मैंने कहीं से क्रिएट नहीं की है, कहीं से कॉपी नहीं की है। BHU की वेबसाइट पर दिए गए प्रोस्पेक्टर के अंदर ये दी गई है। पेज नंबर 31 से लेकर 48 को पढ़ लेंगे, आपको ये जानकारी डिटेल में वहाँ मिल जाएगी। पेज नंबर 41 से लेकर 48 के बीच में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ जगह पे पुराने वाले में 37, 35 पेज नंबर पर भी होगी, आपको मिल जाएगी। कौन सी चीज़ें हैं जो रिसर्च प्रपोजल में आपको शामिल करनी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं और जांच परख लेते हैं, आपको सुविधाएं ही होंगी। सबसे पहली चीज़, आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, मैं जिन बातों को मैं बोलता हूं उसको आप जेंडर से मत देखिएगा कि मैं मेल या फीमेल की बात कर रहा हूं, मैं ओनली स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरी बातों से किसी प्रकार के जेंडर को और किसी प्रकार के मज़हब को जोड़कर मत देखिएगा, नहीं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। इस बात को समझिएगा, क्योंकि भाषा किसी के धर्म की पहचान नहीं होती, और ज्ञान से व्यक्ति का सम्मान और अपमान दोनों तय होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपने रिसर्च प्रपोजल में अपना टॉपिक यानी कि टाइटल स्पष्ट तरीके से लिखना होगा। इस बात को समझ लीजिए, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, दोनों भाषाओं में लिखना है तो दोनों भाषाओं में लिख दीजिए। ठीक। दूसरी चीज़, आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको 2, 3, 4, 5 जो भी आपको ठीक लगता है उतने पॉइंट में लिखिएगा। डिटेल में नहीं लिखना है, ओनली पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखना है, संकेतात्मक रूप से लिखना है। डिटेल में आपको इन पॉइंट्स को करने का मौका मिलेगा अपने प्रेजेंटेशन, जिसका मतलब होता है इंटरव्यू में। इसलिए जो भी आपने 2 पेज का लिखा है, 2.5 पेज का लिखा है, उसको 10 से 5 मिनट में एक्सप्लेन करने का मौका आपको आपके इंटरव्यू के दौरान मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए। राइटअप या सिनॉप्सिस में आपको लिखना है पहले टाइटल, उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपको लिखनी है मेथोलॉजी। आप जिस विषय पर काम करेंगे उस विषय पर काम करने की जो रूपरेखा बनाई है वह आप किस दृष्टि और किस टेक्निक से करेंगे, यानी कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस टेक्निक का यूज़ करेंगे अपने मेथड को अप्लाई करने के लिए, कि जिससे आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें। इसको मैंने एकेडमिक भाषा में बोला है, सरल भाषा में समझिए। आपको अपनी दृष्टि और अपने तरीके को स्पष्ट करके बताना होगा कि जो भी आपका शोध करने का उद्देश्य है इस विषय पर, उन शोध के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आप किस दृष्टि और किस तरीके का प्रयोग करेंगे अपने इन 5 से 6 वर्षों में शोध कार्य के दौरान। इस बात को भी आपको लिखना है। और मैं फिर से कह दूं, किसी भी बात को राइटअप या सिनॉप्सिस में जो आपसे मांगा जाएगा 1 से 1.5 पेज का, डिटेल में नहीं लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है। ठीक है। अगली चीज़ पर आते हैं जो आपको लिखना है और मांगा जाएगा, वह है आपकी आउटकम, यानी कि आप जिस विषय पर काम करेंगे, काम करने के बाद सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद जब आपका वाइवा होगा, वाइवा होने के बाद जब किताब के रूप में कहीं पब्लिश होगी, थीसिस के रूप में कहीं पब्लिश होगी, तो उसको पढ़ने वाले पाठक को
क्या मिलेगा उससे, और आप जब रिसर्च सबमिट कर देंगे तो आपको क्या सीखने को मिलेगा उस रिसर्च से, और जो आपके शोध निर्देशक हैं जो काम करवाएंगे और जो विश्वविद्यालय काम करवाएगा उनको क्या मिलेगा इस रिसर्च वाले टॉपिक पे काम कराने का, यानी कि आउटकम क्या रहेगा, बदले में क्या मिलेगा इस टॉपिक पे काम, क्योंकि आप सरकार का लाखों रुपया खर्च होगा आपकी पीएचडी पर, आपका भी हज़ारों रुपया खर्च होगा इसके ऊपर, तो ये सब पैसा खर्च करने के बाद आपको मिलेगा क्या, क्या क्रीम निकाल सकते हैं उस टॉपिक से आप निचोड़कर, यह आपको स्पष्ट करना है। आपका आउटकम क्या होगा उसकी संभावनाएं बतानी है आपको अपने 1.5 से 2 पेज के रिसर्च प्रपोजल में, इसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल या राइटअप या सनॉप्सिस या एसओपी या मिनी सनॉप्सिस। इस बात का ध्यान रखिएगा, एसओपी मिनी सनॉप्सिस कैसे बनता है, क्या क्या पॉइंट होते हैं, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, हिंदी में है, समझ लीजिएगा। और फिर भी कोई समस्या आती है, वो समस्या तभी आएगी आपको यदि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, या आपने मेरा या किसी और का वीडियो नहीं देखा है सिनॉप्सिस को लेकर। ठीक है, 16 मिनट हो गए हैं, अब मुझे नहीं पता कितना मैं आपको बता पाया, सिखा पाया, समझा पाया, और आपने कितना मेरे को सुना, कितना मेरी बातों को समझे। कई बातें संतुष्टिपूर्ण भी होंगी, कई बातें असंतुष्टिपूर्ण भी होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपना मेरिट चेक कर लीजिएगा, नंबर चेक कर लीजिएगा, कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, कितने नंबर परसेंटेज पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अपना ईमेल आईडी, अपना लॉगिन आईडी जो आपको यूज़र पासवर्ड मिला है भेज चुका वो, और अपना फ़ोन का टेक्स्ट मैसेज, इन तीनों माध्यम को चेक करते रहिएगा। फाइनल रिजल्ट की सूचना और आपके इंटरव्यू की सूचना इन्हीं 3 माध्यमों पे आ पाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे पहले इन्फॉर्मेशन आती है तो आप भ्रम में हैं। आप में से ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं जो ईमेल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक पे मुझे अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड या जानकारियाँ शेयर करते हैं। उस जानकारियों को मैं क्रॉस चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करने के बाद आपको मैं उस पर वीडियो देता हूँ। जो जानकारी मैं ये बताई है ये भी जानकारी कहीं से मिली है, तो आपको वीडियो मिला है, जानकारी अच्छी लगी बुरी लगी ये मुझे नहीं पता है, आप तय करेंगे। दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर सवाल, समस्या हो, भ्रम हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, सवाल कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, सरकार की तरह कमेंट बॉक्स के ऑप्शन को मैंने बंद या हाइड नहीं किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात दरख्वास्त है, कमेंट बॉक्स में आप लोग निजी बातें ना करें। अगर 2 लोगों को बातचीत करनी है तो कमेंट बॉक्स में ही एक दूसरे का नंबर मांगे और पर्सनली बात करें। कमेंट बॉक्स में यदि आप पर्सनली बात करते हैं तो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ होता है, मेरे से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है आपकी ईमेल आईडी पर, आपके ब्लॉग पर और आपके फेसबुक पर। यदि कमेंट बॉक्स में इस तरह की बातें करेंगे तो यूट्यूब और गूगल बहुत सख्त एक्शन लेता है इन चीज़ों पर, इस बात को ध्यान से समझिए। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कमेंट बॉक्स का ऑप्शन भी कुछ समय के बाद हाइड कर दूं, जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर हाइड कर दिया है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और मेरिट का देखते रहिए, रिसर्च प्रपोजल बना के रखिए। जो क्वालिफाई हो चुके हैं और 20 या 22 जुलाई को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद 2 वीडियो आपको और मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और पुस्तक और परिवार के पास रहेंगे ना बहुत कुछ सीखेंगे, और जब तक सीखते रहेंगे जीतते रहेंगे। सीखने के लिए झुकना पड़ता है, और झुककर या कहें कि 2 कदम पीछे हटकर आगे दौड़ने में जो मज़ा आता है ना, वो कभी आप खरगोश से या चीते की जौड़ से सीखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।